क्या यह सच है कि सनी देओल ने अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी पर चाकू उठा लिया था? क्या वाकई धर्मेंद्र ने शराब के नशे में हेमा और जितेंद्र की शादी के मंडप में हंगामा मचाया था? आज की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारतीय सिनेमा की उस ड्रीम गर्ल की, जिसने पर्दे पर तो लाखों दिलों को जीता, लेकिन जिसकी निजी जिंदगी किसी सस्पेंस थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा से कम नहीं रही। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब इस ड्रीम गर्ल को मनहूस और बहुत दुबली कहकर फिल्मों से निकाल दिया गया था? आज हम पर्दों को हटाएंगे और देखेंगे उस हेमा मालिनी को, जो स्टारडम की चमक के पीछे एक पत्नी और मां की लड़ाई लड़ती रही। हेमा मालिनी, जिसे दुनिया भारतीय सिनेमा की ड्रीम गर्ल के नाम से जानती है, का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मानकुंडी में एक तमिल परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती था। उनके पिता का नाम VSR चक्रवर्ती था, जो एक सरकारी कर्मचारी थे, और उनकी मां जया चक्रवर्ती या जया लक्ष्मी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म प्रोड्यूसर थीं। हेमा परिवार में सबसे छोटी थीं। उनके दो बड़े भाई RK चक्रवर्ती और RJ चक्रवर्ती थे। चूंकि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड साउथ फिल्म जगत से जुड़ा था, इसलिए उनकी मां जया लक्ष्मी की दिली इच्छा थी कि हेमा भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइन और डांसर बने। हालांकि इस परिवार में हिंदी पट्टी के अभिनेताओं यानी बॉलीवुड को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। हेमा मालिनी के पिता उन दिनों दिल्ली में सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के तमिल एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। हेमा की मां उन्हें एक बेहतरीन डांसर बनाना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने अपने पति से दिल्ली से चेन्नई तब मद्रास ट्रांसफर लेने को कहा। कुछ समय बाद पूरा परिवार दिल्ली से चेन्नई शिफ्ट हो गया। इन सब बदलावों के बीच हेमा मालिनी की 12वीं की पढ़ाई बीच में ही छूट गई और वह 12वीं पास नहीं कर पाई। चेन्नई पहुंचकर उनकी मां ने हेमा को कई बड़े बड़े गुरुओं से भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस की तालीम दिलवाई। अपनी मां की लगन और अपनी मेहनत के बल पर हेमा मालिनी भरतनाट्यम में एक परिपक्व डांसर बन गई। हेमा की कड़ी मेहनत और उनकी मां के प्रयासों का फल जल्द ही मिला। साल 1963 में हेमा को पहली बार तमिल फिल्म इदु साथियाम में एक बैकग्राउंड डांसर की भूमिका में काम करने का मौका मिला। इसके बाद 1965 में उन्हें एक तेलुगु फिल्म पांडव वनवासम में फिर से एक डांसर के रूप में काम मिला। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने 16 साल की उम्र से ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से कर दी थी। करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा। वह बैकग्राउंड डांसर की भूमिका निभाती रहीं। इसी दौरान जब साउथ के एक मशहूर डायरेक्टर CV श्रीधर की नजर हेमा मालिनी पर पड़ी, तो उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में बतौर लीड रोल के लिए चुन लिया। 1964 में 18 वर्षीय हेमा को श्रीधर ने एक फिल्म के लिए साइन किया था। उनका स्क्रीन नाम सुजाता रखा गया और शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन ड्रीम गर्ल बनने से बहुत पहले हेमा मालिनी को एक ऐसी अस्वीकृति का सामना करना पड़ा जिसने उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया था। मात्र 4 दिनों की शूटिंग के बाद श्रीधर ने उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया। कारण बेहद अपमानजनक था। उन्हें बहुत दुबली, टू स्लिम माना गया और कहा गया कि उनमें अभिनय क्षमता की कमी है। उस दौर के दक्षिण भारतीय दर्शकों के लिए अभिनेत्रियों का थोड़ा स्वस्थ या भरा पूरा होना अनिवार्य माना जाता था, और हेमा की पतली काया डायरेक्टर की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। हेमा उन दिनों काफी दुबली पतली और सांवले रंग की थी। डायरेक्टर CV श्रीधर ने भरे सेट पर हेमा मालिनी को सबके सामने अपमानित किया और उनको दिल तोड़ देने वाली बात बोलकर फिल्म के बीच से ही निकाल दिया। हेमा को हटाकर बाद में जयललिता को लिया गया, जो उस समय एक बड़ी स्टार बन रही थी। इतनी जिल्लत और जलालत उठानी पड़ी। इस बेइज्जती से हेमा और उनकी मां बुरी तरह से दुखी हो गए। ये घटना हेमा के जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। अस्वीकृति पर रोने के बजाय उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। सेट पर जलील होकर निकाली गई हेमा के सिर पर खुद को तराशने का फितूर सवार था। उन्होंने बाद में कहा, उन्होंने डायरेक्टर CV श्रीधर को जवाब देने के लिए एक अच्छी फिल्म करना चाहा। यही हिम्मत और जिद्द उनके चरित्र का मूल है, जो उनके भविष्य के जीवन में उनकी ताकत बनी। उन्होंने अपने सौंदर्य पर काम करना शुरू किया और खुद को तराशने लगी। खुद को तराशते और दर दर भटकते हुए उन्हें 5 साल का लंबा इंतजार भी करना पड़ा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब 1968 में राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर हेमा मालिनी को मिल गई। इस फिल्म में हेमा उस दौर के सुपरस्टार राज कपूर के साथ काम कर रही थी। इस फिल्म के लिए राज कपूर ने ही हेमा मालिनी का स्क्रीन टेस्ट लिया था। इस स्क्रीन टेस्ट में हेमा मालिनी ने अपनी एक्टिंग और डायलॉग बोलकर राज कपूर को काफी प्रभावित किया। फिल्म के पोस्टर पर हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के रूप में प्रचारित किया गया। यह उस इंडस्ट्री को करारा जवाब था जिसने कभी उन्हें खारिज किया था। यहाँ से एक ऐसे करियर की शुरुआत हुई जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि भारतीय सिनेमा में अभिनेत्री की परिभाषा को भी बदल दिया। फिल्म तो कुछ खास न चल सकी,
लेकिन राज कपूर जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने से हेमा को कई बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के ऑफर्स आने लगे। इसके बाद हेमा मालिनी ने वारिस, जहां प्यार मिले, तुम हंसी मैं जवां जैसी फिल्मों में लीड रोल में काम किया। इन सब फिल्मों में हेमा मालिनी की खूबसूरती देखते ही बनती थी, लेकिन उन्हें अभी वह सफलता नहीं मिल रही थी जिसके लिए वह इतनी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही थी। साल 1970 में हेमा मालिनी को सुपरस्टार और फिल्म निर्माता देवानंद के साथ जॉनी मेरा नाम फिल्म में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म उस दौर की एक बड़ी हिट फिल्म बनी और इस फिल्म से ही हेमा मालिनी को पहली बार सफल अभिनेत्री की पहचान मिली। जिस हेमा को सीवी श्रीधर ने बदसूरत बोलकर फिल्म से बाहर कर दिया था, अब वहीं हेमा अपनी खूबसूरती के चलते बॉलीवुड में कामयाबी की सीढ़ी तेजी के साथ चढ़ रही थी। इसके बाद फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी ने उन्हें अपनी फिल्म अंदाज में हीरोइन ले लिया, जिसमें वह राजेश खन्ना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभिनय करती हुई नजर आईं और हेमा के फिल्मी सफर को नई उड़ान मिल गई। साल 1972 में आई उनकी फिल्म सीता और गीता ने तो हेमा के फिल्मी सफर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में हेमा का डबल रोल था, जिसमें वह संजीव कुमार और धर्मेंद्र के साथ बेहतरीन अभिनय करती हुई नजर आईं। हेमा के फिल्मी सफर को बनाने में उनकी मां ने काफी मेहनत की थी। वही हेमा के लिए फिल्म का चयन करती थीं और हेमा को अपनी मां का पूरा साथ मिला। इसके बाद हेमा ने सफलता की इस रेस में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शोले फिल्म में बसंती के किरदार ने तो मानो जैसे हेमा को इंडस्ट्री में सबकी चहेती बना दिया। बेहतरीन अदाकारी के चलते उन्होंने शशि कपूर, ऋषि कपूर, शम्मी कपूर के साथ भी काम किया और वह उस दौर के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस बन गई। हेमा ने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, ऋषि कपूर, शशि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती सहित कई सुपरस्टार्स के साथ बराबर काम किया। हेमा 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक एक टॉप अभिनेत्री की तरह काम करती रहीं। बाद में उन्होंने समय के अनुसार फिल्मों में गंभीर और मां के जैसे किरदार से सजी फिल्मों को करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बागबान और बाबुल जैसी हिट फिल्में देकर बॉलीवुड में अपनी मौजूदगी फिर से दर्ज कराई। उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम किया और वह टॉप अभिनेत्री के पायदान पर विराजमान रहीं। उनको फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी नवाजा गया। हेमा मालिनी ने फिल्म्स के अलावा टीवी शोज नुपुर का भी निर्माण किया था। उन्होंने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमाई थी और उनकी देखरेख में फिल्म दिल आशना है बनी थी। इस फिल्म में उन्होंने आज के सुपरस्टार शाहरुख खान को ब्रेक दिया था। ये उनका हिंदी सिनेमा का शानदार और जबरदस्त सफर था, जिसने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया। हेमा मालिनी के फिल्मी करियर की तरह ही उनका निजी जीवन और प्रेम कहानी भी किसी हाई प्रोफाइल ड्रामा से कम नहीं थी। उनकी शानदार सफलता के कारण बड़े बड़े स्टार और फिल्म निर्माता उनके पीछे थे और हर कोई उन्हें पाने के लिए अपना सब कुछ गंवाने को तैयार था। लेकिन उनकी नियति में जो लिखा था वह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे फिल्म उद्योग और समाज के लिए एक बड़ा तूफान साबित हुआ। हेमा मालिनी की खूबसूरती के चर्चे बॉलीवुड में जोरों पर थे। उनके प्रति आकर्षित होने वाले सबसे पहले सुपरस्टार थे राजकुमार। हेमा और राजकुमार पहले भी मिल चुके थे, लेकिन 1970 में जब उन्होंने एक साथ फिल्म लाल पत्थर में काम किया तो राजकुमार हेमा के एक तरफा इश्क में पड़ गए। राजकुमार पहले से ही शादीशुदा थे, इसके बावजूद उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने की इच्छा जताई। हालांकि हेमा मालिनी ने राजकुमार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद यह बात वहीं पर खत्म हो गई। राजकुमार के बाद हेमा की जिंदगी में आए मशहूर अभिनेता संजीव कुमार। संजीव कुमार, जिन्हें हरि भाई के नाम से भी जाना जाता था, हेमा मालिनी के प्रेम में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुके थे। 1972 की हिट फिल्म सीता और गीता में इन दोनों ने साथ काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान महाबलेश्वर में एक स्केटिंग ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें दोनों बाल बाल बचे थे। मौत के इस करीबी अनुभव ने उन्हें भावनात्मक रूप से करीब ला दिया था। संजीव कुमार ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। हेमा भी संजीव कुमार को पसंद करती थीं और शादी के लिए तैयार भी थीं, लेकिन इस रिश्ते में एक बड़ी बाधा सामने आई। संजीव कुमार की मां शांताबेन ने शर्त रखी कि हेमा को शादी के बाद अभिनय छोड़ना होगा और एक त्यागी गृहिणी, सैक्रिफाइसिंग हाउसवाइफ बनना होगा। हेमा की मां जया चक्रवर्ती, जो अपनी बेटी के करियर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी थीं, ने इस शर्त को सिरे से खारिज कर दिया। हेमा, जो अपने करियर के शिखर पर थीं, उन्होंने भी अपनी पहचान खोने से इनकार कर दिया। हेमा के परिवार वालों को संजीव कुमार की फैमिली की यह बात अच्छी नहीं लगी और इस कारण दोनों परिवारों में मनमुटाव बढ़ गया। दोनों परिवार वालों की जिद के आगे यह रिश्ता टूट गया। इस अस्वीकृति ने संजीव कुमार को बुरी तरह तोड़ दिया। वह गहरे अवसाद में चले गए और शराब का सहारा लेने लगे, जो अंततः उनकी कम उम्र में मृत्यु का कारण बना। यह तनाव बाद में प्रतिष्ठित फिल्म शोले 1975 के सेट पर चरम पर पहुंच गया।
तब तक हेमा और धर्मेंद्र का रिश्ता शुरू हो चुका था। संजीव कुमार ने सेट पर हेमा को फिर से प्रपोज किया, जिससे धर्मेंद्र आग बबूला हो गए। धर्मेंद्र को हेमा का किसी भी को एक्टर से मिलना या साथ में तस्वीर लेना तक मंजूर नहीं था। धर्मेंद्र ने निर्देशक रमेश सिप्पी से साफ मांग की कि सेट पर डेकोरम, मर्यादा बनाए रखा जाए और हेमा व संजीव का कोई भी दृश्य एक साथ न रखा जाए। यही कारण है कि शोले जैसी आइकॉनिक फिल्म में बसंती और ठाकुर, हेमा और संजीव कुमार एक भी फ्रेम साझा नहीं करते हैं। हेमा की जिंदगी में 1970 में आई फिल्म तुम हंसी मैं जवां के सेट पर उनकी पहली मुलाकात धर्मेंद्र से हुई। धर्मेंद्र उन्हें पहली बार देखते ही अपना दिल दे बैठे थे। हालांकि उस वक्त धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप थे, जिसकी वजह से हेमा ने शुरुआत में उनमें कम दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साथ काम करते करते एक समय ऐसा भी आया जब हेमा भी धर्मेंद्र पर अपना दिल हार बैठी। फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान हेमा का दिल भी धर्मेंद्र के लिए धड़कने लगा। लेकिन दोनों के प्यार की राह बिल्कुल आसान नहीं थी। एक ओर जहां 2 दिल मिलने को बेताब हो रहे थे, तो वहीं हेमा का परिवार और धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने इस रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया। हालात तो यहां तक आ पड़े थे कि एक बार धर्मेंद्र ने हेमा के पिता पर हाथ तक उठा दिया था। इस वजह से हेमा के पिता नहीं चाहते थे कि हेमा का धर्मेंद्र से कोई भी संबंध हो। इसके बाद धर्मेंद्र ने हेमा से चुप चुप कर मिलने की कई तरकीबें भी निकालनी शुरू कर दी थी। 1974 तक धर्मेंद्र के साथ हेमा के रिश्ते से उनकी मां जया चक्रवर्ती को शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। इस रिश्ते को खत्म करने के लिए जया ने अभिनेता जितेंद्र के साथ हेमा की शादी तय कर दी। जितेंद्र, जो उस समय शोभा सिप्पी बाद में कपूर को डेट कर रहे थे, उन्होंने भी पारिवारिक दबाव और हेमा के प्रति अपने सॉफ्ट कॉर्नर के कारण हां कर दी। शादी को बेहद गुप्त रखा गया और इसे चेन्नई तब मद्रास में आयोजित किया गया। खबर तो यहां तक है कि सीक्रेट वेडिंग की पूरी तैयारी थी और हेमा दुल्हन बनकर मंडप में बैठने को तैयार ही थी। लेकिन एक स्थानीय अखबार ने इस खबर को लीक कर दिया। खबर मिलते ही धर्मेंद्र ने शोभा सिप्पी को साथ लिया और तुरंत चेन्नई के लिए फ्लाइट पकड़ी। वह थोड़े नशे में, स्लाइटली ड्रंक थे और सीधे हेमा के घर पहुंच गए। हेमा के घर पर एक फिल्मी ड्रामा हुआ। हेमा के पिता ने धर्मेंद्र पर चिल्लाते हुए कहा, तुम शादीशुदा हो, मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ। धर्मेंद्र ने किसी की नहीं सुनी और उस कमरे में घुस गए जहां हेमा दुल्हन के जोड़े में थी। उन्होंने घुटनों पर बैठकर हेमा से गलती न करने की भीख मांगी। बाहर शोभा सिप्पी ने जितेंद्र और उनके परिवार के साथ बहस की। अंततः हेमा ने इस शादी से इनकार कर दिया और जितेंद्र अपने परिवार के साथ गुस्से में वहां से चले गए। इस घटना ने तय कर दिया कि हेमा की नियति धर्मेंद्र के साथ ही जुड़ी है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा की शादी ने भारतीय समाज और फिल्म उद्योग में एक भूचाल ला दिया। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से विवाहित थे और उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता, अजीता थे। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दूसरी शादी अवैध थी और प्रकाश कौर ने तलाक देने से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स और हेमा की जीवनी के अनुसार इस जोड़े ने शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम दिलावर खान केवल कृष्ण और आयशा बीआर चक्रवर्ती रखा। हालांकि धर्मेंद्र ने बाद में इस धर्मांतरण से इनकार किया, लेकिन यह उनके रिश्ते की कथा का एक अभिन्न अंग बन गया। 1980 में उन्होंने अयंगर रीति रिवाज से भी शादी की। शादी के बाद हेमा मालिनी ने एक बहुत ही अलग तरह का जीवन चुना, या शायद उन्हें चुनना पड़ा। वह अपनी बेटियों ईशा और अहाना के साथ एक अलग बंगले में रहती थीं, जबकि धर्मेंद्र अपने पहले परिवार के साथ रहते थे। हेमा ने साक्षात्कारों में स्वीकार किया है कि कोई भी महिला ऐसा जीवन नहीं चाहती, लेकिन जो होता है उसे स्वीकार करना पड़ता है। हेमा ने इसे अपनी गरिमा, डिग्निटी बनाए रखने का तरीका बताया। उन्होंने कभी धर्मेंद्र के पहले परिवार में हस्तक्षेप नहीं किया। धर्मेंद्र एक विजिटिंग फादर, आने जाने वाले पिता की तरह थे, जो शाम को आते और फिर अपने असली घर लौट जाते। इस तरह हेमा और धर्मेंद्र के दिल तो मिल रहे थे, लेकिन उनके परिवार में चिंगारी की आग धधकनी शुरू हो गई थी। धर्मेंद्र के पहले परिवार और हेमा के परिवार के बीच तनाव हमेशा बना रहा। ईशा देओल ने बाद में एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन्हें बचपन में यह पता ही नहीं था कि उनके पिता का एक और परिवार भी है। उन्होंने यह भी बताया कि वह 30 साल की उम्र तक अपनी सौतेली मां प्रकाश कौर से कभी नहीं मिली। दोनों परिवारों के बीच तनाव का सबसे बड़ा संकेत 1980 के दशक की एक कुख्यात अफवाह थी। इस अफवाह में कहा गया था कि पिता की दूसरी शादी से नाराज होकर बड़े बेटे सनी देओल ने हेमा मालिनी पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की इस बेवफाई से सनी अपनी मां प्रकाश कौर के लिए बहुत दुखी रहा करते थे और इसका जिम्मेदार वह हेमा मालिनी को मानते थे। इस बात को लेकर कई बार हेमा मालिनी से उनकी लड़ाई भी हुई। हालांकि प्रकाश कौर ने एक साक्षात्कार में इस अफवाह को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और कहा था कि उनके बच्चों की परवरिश अच्छी हुई है। हेमा ने भी इस बात से इनकार किया, लेकिन यह अफवाह दशकों तक
इस परिवार का पीछा करती रही। आज भी सनी देओल हेमा मालिनी को अपनी मां नहीं मानते हैं और उनसे कोई वास्ता नहीं रखते हैं। ये विभाजन आज भी जग जाहिर है कि हेमा और धर्मेंद्र एक साथ तो थे, लेकिन उनकी राहें अलग अलग थीं। रोज रोज के गृह क्लेश ने हेमा के जीवन में ऐसी उथल पुथल मचाई कि एक समय के बाद हेमा और धर्मेंद्र की हर सुबह और शाम लड़ाई झगड़े से ही शुरू और खत्म होती थी। हालांकि कई मुश्किलों के बावजूद दोनों ने अपनी शादी को बचाए रखने का फैसला किया। अपने अभिनय करियर की बुलंदियों पर रहने के बाद हेमा मालिनी ने 1998 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। सिनेमा की चकाचौंध से निकलकर यह सफर उनके लिए पूरी तरह से नया था। शुरुआत में उन्हें राजनीति की भाषा और दांव पेंच की कम समझ थी, लेकिन अपनी दृढ़ता और लगन के चलते उन्होंने इस नई भूमिका में भी खुद को तराशा। समय बीतने के साथ हेमा मालिनी ने राजनीति के दांव पेंच को कुछ यूं सीखा कि आज वह एक मझी हुई राजनेता के तौर पर अपनी सेवाएं देश की जनता को दे रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहने के बाद तीसरी बार भी उम्मीदवार बनी और इस सीट से चुनाव लड़ा। ड्रीम गर्ल से फेमिनिस्ट आइकॉन और फिर एक पॉलिटिशियन का यह सफर हेमा के लिए आसान नहीं था। राजनीति में सक्रिय रहने के दौरान भी हेमा मालिनी को कई विवादों का सामना करना पड़ा। एक बड़ी दुखद घटना तब हुई जब उनकी कार राजस्थान के दौसा में एक अन्य कार से टकरा गई। इस दुर्घटना में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई। इस घटना के बाद हेमा ने बच्ची के पिता को दोषी ठहराया था। इस दुर्घटना ने उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाया और उन पर असंवेदनशीलता के आरोप लगे। एक और घटना तब सुर्खियों में आई जब संसद परिसर में उन्हें अजीब तरीके से झाड़ू लगाते हुए देखा गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके पति धर्मेंद्र ने भी मजाक उड़ाते हुए उन्हें नौसिखिया कहा था। हेमा मालिनी के जीवन का वर्तमान अध्याय भी कुछ कम दर्दनाक नहीं रहा है। हाल ही में उनकी बेटी ईशा देओल ने अपने पति भरत तख्तानी से 11 साल की शादी निभाने के बाद तलाक ले लिया है। यह तलाक पारिवारिक जीवन के चक्रव्यूह में फंसी हेमा के लिए एक और भावनात्मक आघात था। धर्मेंद्र के पहले परिवार और हेमा के परिवार के बीच की दूरी आज भी बनी हुई है। जब सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई तो हेमा के परिवार से कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा। बताया जाता है कि सनी देओल ने हेमा मालिनी को अपने बेटे की शादी का निमंत्रण ही नहीं भेजा था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि सनी देओल आज भी हेमा मालिनी को अपनी मां नहीं मानते हैं और उनसे कोई वास्ता नहीं रखते हैं। हालांकि हाल ही में फिल्म गदर 2 की सफलता के दौरान ईशा देओल, सनी देओल और बॉबी देओल की एक साथ सामने आई तस्वीरों ने प्रशंसकों को खुश कर दिया था, लेकिन पारिवारिक स्तर पर अलगाव बना रहा। हेमा मालिनी ने अपने वैवाहिक जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए खुद कहा था कि दोनों अलग अलग घरों में क्यों रहते हैं। उन्होंने कहा था, ऐसा जीवन कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है परिवार के साथ रहे, लेकिन जो नियति को मंजूर हो उसके आगे किसी का सिक्का नहीं चलता। यह बयान उनके जीवन के सिद्धांत को दर्शाता है। नवंबर 2025 की शुरुआत में धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में गिरावट आनी शुरू हुई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। धर्मेंद्र अपनी बीमारी को गुप्त रखना चाहते थे क्योंकि वह कभी भी कमजोर या बीमार नहीं दिखना चाहते थे। उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर जंगल की आग की तरह फैली और जल्द ही सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु की झूठी खबरें वायरल होने लगीं। 11 नवंबर 2025 को स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल को इन अफवाहों का खंडन करने के लिए सामने आना पड़ा। हेमा ने एक्स पर गुस्से में इन अफवाहों को अक्षम्य और बेहद अपमानजनक बताया। ईशा ने भी ट्वीट किया कि उनके पिता स्थिर और ठीक हो रहे हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई कुछ और थी। 24 नवंबर 2025 की सुबह भारतीय सिनेमा के ही मैन ने अपनी अंतिम सांस ली। उनका निधन अस्पताल में नहीं बल्कि जुहू स्थित उनके पैतृक निवास पर हुआ, जहां वह अपने पहले परिवार के साथ रहते थे। यह वह क्षण था जब 45 वर्षों की अलग रहने की व्यवस्था एक स्थायी अलगाव में बदल गई। हेमा मालिनी को उस घर में जाना पड़ा जहां उन्होंने दशकों से किसी को परेशान न करने के कारण कदम रखने से परहेज किया था। 25 नवंबर 2025 को विलेपार्ले के पवन हंस श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। यह धर्मेंद्र की इच्छा के अनुसार चुपचाप अंतिम संस्कार था, जिसमें राजकीय सम्मान शामिल नहीं थे। श्मशान घाट पर 2 परिवारों के बीच की खाई स्पष्ट रूप से दिखाई दी। धर्मेंद्र के पहले परिवार ने मुख्य रस्में निभाई। सनी और बॉबी देओल ने अंतिम संस्कार की रस्में निभाई और सनी देओल चिता के मुख्य संरक्षक की तरह खड़े थे। दूसरी ओर हेमा मालिनी अपनी बेटियों ईशा और अहाना के साथ अलग से पहुंची। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में वह हाथ जोड़े खड़ी थीं। उनके चेहरे पर दुख और वर्षों के संयम की लकीरें थीं। वह भीड़ में थोड़ी अलग थलग दिखाई दी और उनकी भूमिका एक दर्शक की तरह थी। अंतिम संस्कार के बाद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन केवल सनी और बॉबी देओल ने किया।
हेमा और उनकी बेटियों की अनुपस्थिति ने मीडिया में गपशप को जन्म दिया, जिससे यह सवाल उठा कि क्या हेमा को जानबूझकर दूर रखा गया था। संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी अटकलें तेज थीं। हालांकि सूत्रों ने दावा किया कि सनी ने अपनी बहनों को हिस्सा देने का आश्वासन दिया है, लेकिन इन दृश्यों ने दो परिवारों के बीच के गहरे विभाजन की कहानी बयां की। धर्मेंद्र के जीवन की तरह उनकी मृत्यु के बाद की रस्में भी दो समानांतर दुनियाओं में बांट गईं। 27 नवंबर को एक ही दिन दो अलग अलग प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। आधिकारिक प्रार्थना सभा, जिसकी मेजबानी प्रकाश कौर, सनी और बॉबी देओल ने की, ताज लैंड्स एंड होटल, बांद्रा में आयोजित हुई। ये भव्य और सार्वजनिक थी, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और करण जौहर जैसे उद्योग के दिग्गज उपस्थित थे। इसके विपरीत हेमा मालिनी ने अपने निजी निवास पर एक निजी सभा का आयोजन किया, जिसका माहौल आध्यात्मिक था और जिसमें भजन संध्या आयोजित की गई। इसमें केवल करीबी दोस्त और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा जैसे लोग ही शामिल हुए। हेमा और उनकी बेटियां पहले परिवार द्वारा आयोजित ताज होटल वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। यह विभाजन इस बात का अंतिम प्रमाण था कि समाज और परिवार की नजर में हेमा का स्थान हमेशा दूसरी कतार में था और धर्मेंद्र के जाने के बाद दोनों परिवारों के बीच का पुल भी ढह गया। धर्मेंद्र के निधन के 3 दिन बाद हेमा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के साथ अपनी अनदेखी तस्वीरें साझा की और लिखा, मेरा व्यक्तिगत नुकसान अवर्णीय है, वह मेरे लिए सब कुछ थे। उन्होंने धर्मेंद्र को अपना दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक बताया। फिल्म निर्माता हमद अल रियामी के साथ एक निजी बातचीत में हेमा ने धर्मेंद्र के अंतिम दिनों की भयावहता का खुलासा किया। उन्होंने कहा, उनके आखिरी दिन क्रूर और दर्दनाक थे। हम उन्हें उस हालत में देख भी नहीं पा रहे थे। उन्हें इस बात का गहरा मलाल था कि वह अंतिम बार धर्मेंद्र को उनके फार्म हाउस पर नहीं देख पाई। अंत में हेमा मालिनी की छवि एक एकाकी योद्धा की है। वह अब अपने खाली बंगले में अकेली हैं। उनके पास उनकी राजनीति, उनका नृत्य और धर्मेंद्र की यादें हैं। ही मैन को हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। ओम शांति।